हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 7 ऑफ BNSS, जो बात करता है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स की। तो पहले हम समझते हैं ये चैप्टर बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है। तो क्या पुलिस या कोर्ट किसी इंसान से कोई डॉक्यूमेंट या कोई एविडेंस कैसे मंगवा सकती है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब ये चैप्टर कुछ ABC पार्ट्स में है। समन्स टू प्रोड्यूस, कैसे सर्च वारंट, प्रोक्लेमेशन कैसे अटैच होता है, वो सब चीज़ से प्रॉपर्टी कैसे अटैच की जाती है, उस सब की बात की गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 94 से। एंड उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, हम इसको डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, केस लॉस वगैरह नहीं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझने में कि उस सेक्शन में क्या लिखा है, ये उन लोगों के लिए है। तो 94 को समझते हैं। सेक्शन क्या बात कर रहा है, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो इसमें बात की जा रही है क्या पुलिस या कोर्ट किसी भी इंसान से कोई डॉक्यूमेंट या डिजिटल एविडेंस मंगवा सकती है या नहीं। तो फर्स्ट सबसेक्शन बात कर रहा है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग से रिलेटेड। इसमें क्या है, बेसिकली CRPC में ये पावर दिया गया था, मतलब BNSS में, कि कोर्ट या पुलिस किसी भी इंसान को समन भेजकर कोई डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करने को कह सकती है। अब कौन इस पावर को यूज़ कर सकता है? तो कोर्ट किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल या किसी भी लीगल प्रोसीजिंग्स के दौरान, और पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन भी कर सकते हैं अगर किसी केस में डॉक्यूमेंट या डिजिटल एविडेंस की ज़रूरत हो। ये भी एक इसी का एग्जाम्पल है। अगर कोर्ट को किसी इंसान की स्टेटमेंट चाहिए तो वो बैंक से बोल सकती है और वो मंगवा सकती है, या फिर पुलिस को किसी कंपनी से CCTV फुटेज चाहिए तो वो उसको बोल सकता है, वो मंगवा सकता है। तो समन्स का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो कोर्ट या पुलिस राइटिंग में या फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे भी इशू कर सकती है इसको, और जिसके पास वो डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट है वो डिसाइड किया गया जगह पर टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर लेकर प्रोड्यूस करेगा। अगर समन्स सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का है तो वो किसी इंसान को पर्सनली आने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, वो किसी इंसान के साथ भेज सकता है या पोस्ट कर सकता है। तो वो किसी और मतलब इंसान के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिकली कैसे भी उसको भेज सकता है, सबमिट कर सकता है। अब इस सेक्शन में एक्सेप्शंस दे रखे हैं। जैसे ये सेक्शन कुछ स्पेशल लॉज को अफेक्ट नहीं करता है, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 129 और 30। उसमें क्या है, अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज होता है। एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो भी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं उसको, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक इंटरेस्ट में सीक्रेट रखे जाते हैं उनको, बैंक फिर इसमें बात की गई है बैंकर बुक एविडेंस एक्ट की 1891, यानी बैंक रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल रूल्स होते हैं। फिर एक चीज़ और है इसमें, पोस्ट ऑफिस की कस्टडी में लेटर्स या पोस्ट कार्ड्स या जो भी पार्सल्स होते हैं, तो वो पोस्ट ऑफिस के लेटर या पार्सल्स वो डायरेक्टली इशू नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो यही हमारा सेक्शन 94 बात करता है कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, कौन कर सकता है और क्या एक्सेप्शंस है, किन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं 95 पर, प्रोसीजर एज टू लेटर्स। तो इसमें बात की जा रही है क्या कोर्ट या पुलिस किसी इंसान के लेटर या पार्सल्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो प्रोसीजर क्या है, पहले इसका वो समझते हैं। अगर किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए किसी पोस्ट ऑफिस के कस्टडी में रखे लेटर या फिर पार्सल या फिर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो तो कोर्ट या कंपिटेंट अथॉरिटी उसका एक्सेस मांग सकती है। अब इसमें एक चीज़ बात करते हैं, कौन इस पावर का यूज़ कर सकता है। तो इस पावर का यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। ये 4 लोग हैं जो इस पावर का यूज़ कर सकते हैं। ये अथॉरिटी बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्टली पोस्टल डिपार्टमेंट में से लेटर या पार्सल या जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी डिमांड कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं कि उनको किसी स्पेसिफिक आदमी को हैंड ओवर कर दें। अब पुलिस या लोअर मैजिस्ट्रेट्स क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी पोस्ट ऑफिस से किसी डॉक्यूमेंट या पार्सल को की सर्च और डिटेंशन रोकने का ऑर्डर दे सकते हैं, पर ये फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। जो भी पार्सल डॉक्यूमेंट डिटेन किया जाएगा उसका फाइनल ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, CM या कोर्ट ही देगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मानो अगर पुलिस को किसी ड्रग स्मगलिंग केस में शक है, ठीक है, कि एक पार्सल में इलीगल ड्रग्स हैं, तो वो पोस्ट ऑफिस को उस पार्सल को डिटेन करने का ऑर्डर दे सकता है। फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोर्ट डिसाइड करेगी कि उस पार्सल को खोलना है या नहीं। तो ये तो 2 सेक्शंस थे प्रोड्यूस करने के। अब आते हैं सर्च वारंट, सेक्शन नंबर 96 पर। 96 बात क्या कर रहा है, अगर पुलिस या कोर्ट को शक होता है कि कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट या चीज़ छुपाई जा रही है तो क्या वो बिना परमिशन के सर्च कर सकती है। फिर अब बात करते हैं सर्च वारंट क्या होता है।
तो अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट या चीज़ जो एक केस में एविडेंस बन सकती है, ठीक है, उसे छुपाया जा रहा है या वॉलंटरी या फिर जानबूझकर उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है। अब इसमें एक चीज़ है, सर्च वारंट कब इशू हो सकता है? कोर्ट तब सर्च वारंट को इशू कर सकती है जब कोर्ट को शक हो कि जिसे समन्स या ऑर्डर भेजा गया है वो डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो सर्च वारंट इशू कर देगी। या फिर उसको लगता है कि कोर्ट को नहीं पता कि वो डॉक्यूमेंट या चीज़ किसकी पोजेशन में है, मतलब वो किसके पास है, तो सर्च वारंट इशू कर सकती है। या फिर कोर्ट को लगता है कि इंक्वायरी या ट्रायल के लिए एक जनरल सर्च या इंस्पेक्शन ज़रूरी है, तो कर सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो अगर कोर्ट को लगता है कि ये कंपनी इलीगल डॉक्यूमेंट्स छुपा रही है, तो वो सर्च वारंट इशू कर देगी उस कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है। या फिर मानो अगर पुलिस को लगता है कि किसी घर में इलीगल वेपन्स हो सकते हैं, तो कोर्ट उस केस में भी सर्च वारंट इशू कर सकती है। अब सर्च वारंट में क्या स्पेसिफिक हो सकता है? कोर्ट सर्च वारंट में स्पेसिफाई कर सकती है कि सर्च सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह का होगा या किस पर्टिकुलर पार्ट तक वो लिमिटेड रहेगा, वो कोर्ट कर सकती है। और जिस ऑफिसर को वारंट दिया जाएगा वो सिर्फ उसी स्पेसिफाइड जगह तक का सर्च करेगा या इंस्पेक्शन करेगा, उससे एक्सीड नहीं कर सकता वो लिमिट। अगर मानो सर्च वारंट एक रूम के लिए दिया गया है तो वो उस रूम में ही करेगा, यानी पूरे घर में नहीं सर्च कर सकता फिर वो। अब क्या कोई भी मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है? नहीं। अगर सर्च वारंट किसी पोस्टल अथॉरिटी में कस्टडी में रखे डॉक्यूमेंट्स के लिए है तो फिर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सीजीएम कर सकते हैं। सो यही था जो थर्ड सबसेक्शन बात कर रहा था कि कौन सर्च वारंट को इशू कर सकते हैं। अब यहाँ होता है ये सेक्शन खत्म। अब आते हैं 97 पर, सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। चोरी का जो सामान होता है या फिर नकली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके लिए सर्च कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सबसेक्शन बात कर रहा है कौन सा मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर डीएम, एसडीएम या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को लगता है कि कोई जगह पर चोरी का माल है या फिर वहाँ पर नकली डॉक्यूमेंट्स हैं या ऐसे ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स वहाँ पर स्टोर किए गए हैं और उनको सेल या फिर प्रोड्यूस करने के लिए तो वो जगह यूज़ हो रही है, तो वो पुलिस को सर्च वारंट दे सकते हैं। अब सर्च वारंट के बाद पुलिस क्या कर सकती है? अगर पुलिस को सर्च वारंट मिलता है तो वो उस जगह में एंटर कर सकती है, अगर ज़रूरत हो तो असिस्टेंस लेकर वारंट में दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही चलेगी। अगर कोई चोरी का माल या फिर नकली सामान मिलता है तो उसे सीज कर सकती है, सीज माल को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है या फिर किसी सेफ जगह पर वो वहाँ पर उसको ले जाएगी। जो लोग वहाँ मिले हैं या फिर जिन पर उन्हें शक है कि वो चोरी या नकली डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं तो वो उनको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी। यही पुलिस का प्रॉपर तरीका बताया गया है। अब इस सेक्शन के अंदर कुछ आर्टिकल्स को इलीगल या फिर ऑब्जेक्शनेबल माना गया है, जैसे कि फर्स्ट ए बात कर रहा है काउंटरफीट कॉइन्स यानी नकली सिक्के। फिर बी बात कर रहा है ऐसे मेटल पीसेस जो इलीगली तरीके से बनाए गए हैं। नेक्स्ट है नकली करेंसी नोट्स या फिर काउंटरफीट स्टैम्प्स। फिर फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स या फिर नकली डॉक्यूमेंट्स उन्हें हम कह सकते हैं। देन नेक्स्ट है नकली सील्स, जो स्टैम्प्स होती हैं वो भी फॉर्ज्ड की गई हैं। फिर नेक्स्ट है कोई भी ऐसा ऑब्सीन ऑब्जेक्ट जो भारतीय न्याय संहिता के अंडर सेक्शन 294 में आता है, वो सारे ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स। फिर नकली चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होने वाले टूल्स या फिर मटेरियल्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगती हैं या मटेरियल लगती हैं किसी ऐसी चीज़ को बनाने के लिए जो कि नकली हो। मानो कोई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो फॉर्ज्ड सील्स बनाती हैं, तो सील तो हुआ ही, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी हम इसमें काउंट करते हैं। अब एक चीज़ बात करते हैं इसमें, क्या पुलिस बिना वारंट के सर्च कर सकती है? तो नहीं, पुलिस कभी भी बिना वारंट के सर्च नहीं कर सकती अनलेस किसी दूसरे सेक्शन के अंडर इमरजेंसी सिचुएशन हो। अगर मैजिस्ट्रेट को वैलिड रीजन लगे तभी वो सर्च वारंट इशू करेगा, वरना वो भी नहीं करेगा। सो यही था सेक्शन 97 जो हमें बता रहा है कैसे सर्च किया जाता है एक जगह का। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 98, पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर सेम।
तो कौन सी पब्लिकेशंस को बैन किया जा सकता है, इसमें बात की गई है अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई न्यूज़पेपर, बुक या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट में सब चीज़ आती है, पेंटिंग, ड्राइंग या कोई भी ऐसा फोटोग्राफ जो ऐसे कंटेंट को कंटेन करता है जो BNS के सेक्शन 152, 196, 197, 294, 295 या 299 के अंडर पनिशेबल हैं, तो वो उस पब्लिकेशन को फॉरफीट कर सकती है। फॉरफीट यानी उसको जब्त कर सकती है। अब मैंने एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई बुक या न्यूज़पेपर कम्युनल हेट्रेड फैला रहा है, ठीक है, तो उस बुक को गवर्नमेंट बैन कर सकती है। या फिर मानो कोई ऐसी ड्राइंग है जो ऑब्सीन में है या ऑब्सीन कोई फोटोग्राफ्स हैं जो बुक पब्लिश कर रही है उसमें, तो उसको भी गवर्नमेंट बैन कर सकती है। अब बैन तो कर सकती है, गवर्नमेंट बैन कैसे लगाती है वो समझते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है जिसमें वो रीज़न स्पेसिफाई करेगी कि पब्लिकेशन को क्यों इलीगल बनाया गया है और इसकी हर कॉपी को फॉरफीट करने का ऑर्डर देती है। अब इस ऑर्डर के बाद क्या होता है, पुलिस किसी भी जगह से उस बैन पब्लिकेशन की कॉपी को सीज कर सकती है। मानो वो जिस भी दुकान पर या वहाँ पर मिलेंगी वो पुलिस उनको सीज कर लेगी। मैजिस्ट्रेट एक सर्च वारंट इशू कर सकता है जिसमें पुलिस किसी भी प्रीमाइसेस में जाकर सर्च कर सकती है। और एक चीज़ और है, इसमें ये वारंट बेसिकली सिर्फ सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के ऑफिसर को ही दिया जाता है। तो ये इसका तरीका है पब्लिकेशन को वो गवर्नमेंट कैसे बैन कर सकती है। अब इसमें एक चीज़ है कि पुलिस का क्या रोल होता है। अगर किसी बुक, न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट को बैन कर दिया गया है, ठीक है, तो पुलिस उस पब्लिकेशन की कॉपीज़ को सीज कर सकती है, सर्च वारंट के थ्रू किसी भी प्रीमाइसेस में एंटर कर सकती है और इलीगल कॉपीज़ को कन्फेसिकेट कर सकती है। कन्फेसिकेट का मतलब जब्त कर सकती है और इस प्रोसेस के लिए मैजिस्ट्रेट से वारंट लेना ज़रूरी होता है। अब इसमें एक चीज़ बात और करते हैं कि कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। तो हाँ, लेकिन सिर्फ सेक्शन 99 के अंडर किया जा सकता है। अगर कोई पब्लिशर या ऑथर गवर्नमेंट के ऑर्डर को डिसएग्री करता है तो वो सिर्फ सेक्शन 99 में दिए गए प्रोसीजर को अंडर कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 98 बोलता है, यही इसमें लिखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं 99 पर। 99 के बोल रहे हैं एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। ओके, तो ये बेसिकली बात कर रहा है बैंड बुक्स जो हैं उनको कोर्ट में चैलेंज कैसे करना है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। पहले समझते हैं कौन चैलेंज कर सकता है। तो अगर कोई पर्सन जिसका किसी बैंड न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट में इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के फॉरफीचर ऑर्डर से डिसअग्री करता है तो वो इंसान हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ये अपील विद इन 2 मंथ्स फाइल होनी चाहिए और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पब्लिकेशन इलीगल कंटेंट कंटेन नहीं करता हो, तभी आप कर सकते हैं। अब इसमें अपील का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें जिसमें लिखा हो कि इसमें जो बैंड मटेरियल है वो इलीगल नहीं था। अगर किसी कोर्ट में 3 या ज़्यादा जजेस हैं तो स्पेशल बेंच ऑफ 3 जजेस इस केस को सुनेगी। स्पेशल बेंच ऑफ 3 जजेस ही सुनेगी इस केस को। अगर कोर्ट में बेसिकली अगर उस हाई कोर्ट में 3 से ज़्यादा जजेस हैं तो। फिर थर्ड है, इसमें एक चीज़ लिखी है, अगर हाई कोर्ट में 3 से कम जजेस हो तो पूरी हाई कोर्ट इस केस को सुनेंगे, ठीक है, मतलब सारे जजेस सुनेंगे जितने भी हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है न्यूज़पेपर या बुक का जो प्रूफ है वो दिखाना पड़ेगा आपको जिससे प्रूव हो सके कि उसमें इलीगल कंटेंट नहीं था। फिर हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो पब्लिकेशन में इलीगल कंटेंट नहीं है तो फॉरफीचर ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट को बेसिकली आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि इसमें इलीगल कंटेंट नहीं है। अब हाई कोर्ट का डिसीजन कैसे आता है, अगर जजेस के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है तो जो भी मेजॉरिटी जजेस का डिसीजन होगा वही वैलिड माना जाएगा। अगर मेजॉरिटी कहे कि बुक इलीगल है तो वो बैन ही रहेगी। अगर मेजॉरिटी ऑफ जजेस कहते हैं कि उसमें इलीगल कंटेंट नहीं है तो वो उसका बैन हटा सकते हैं। सो दिस इज सेक्शन नंबर 99। सेक्शन नंबर 100 पर आते हैं। वो क्या कह रहे हैं, सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। तो मैजिस्ट्रेट कब एक्शन ले सकता है, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, SDM और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को रीजनेबल डाउट हो कि कोई पर्सन इलीगल तरीके से बंद है, ठीक है, तो वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। और ये तभी होगा जब कन्फाइनमेंट एक ऑफेंस हो। मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो बिना डिले के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है, अब सर्च वारंट का प्रोसेस क्या है। मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू करेगा, वारंट जिसे दिया गया है वो इलीगल कन्फाइनमेंट वाली जगह की सर्च करेगा। अगर रॉन्गफुली कन्फाइंड पर्सन वहाँ मिलता है
तो उसको तुरंत मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा और उसके बाद मैजिस्ट्रेट सर्कमस्टांसेस को देखकर ऑर्डर पास करेंगे। यही इसका तरीका है। अब मैजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर्स पास कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। अगर इलीगल कन्फाइनमेंट प्रूव हो जाता है, ठीक है, तो पर्सन को फ्री कर दिया जाता है और अक्यूज्ड के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाता है और अगर नेसेसरी हो तो विक्टिम को प्रोटेक्शन भी दी जा सकती है। यही मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 101 पर आते हैं, पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स। तो मैजिस्ट्रेट इसमें कब एक्शन ले सकती है? अगर कोई इंसान कंप्लेंट करता है, ठीक है, कि किसी वुमेन या फीमेल चाइल्ड को अबडक्ट कर दिया गया है या अनलॉफुली डिटेन किया गया हो, तो और इसको ओथ पर करना होता है कंप्लेंट, ठीक है, तो डीएम, एसडीएम या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं और ऑर्डर पास कर सकते हैं कि उस इंसान को तुरंत फ्री किया जाए। अब इसमें रेस्क्यू का क्या प्रोसेस है? सबसे फर्स्ट स्टेप, विक्टिम की अबडक्शन की कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है, उसकी लीगल डिटेंशन की। फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है कि उस औरत को या बच्चे को तुरंत रिलीज़ किया जाए। अगर विक्टिम एक फीमेल चाइल्ड है तो उसके गार्जियंस को या पेरेंट्स को के हवाले किया जाता है। अगर कोई रेजिस्टेंस हो तो मैजिस्ट्रेट फोर्स का भी यूज़ कर सकता है। अब इसमें मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर्स होती हैं? वो डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है कि विक्टिम को तुरंत रिलीज़ किया जाए। अगर कल्प्रिट कोऑपरेट नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट फोर्स का यूज़ कर सकते हैं और विक्टिम को सेफ जगह पर या फिर उसके गार्जियंस के पास दे दिया जाता है, उसका ऑर्डर पास कर देगी। ये था 101। यहाँ पर सर्च वारंट खत्म होता है। अब आते हैं सी पार्ट पर, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस। 102 बात करता है डायरेक्शन एसेट्रा ऑफ सर्च वारंट। तो पहले बात करते हैं सर्च वारंट क्या होता है। बेसिकली एक कोर्ट ऑर्डर है जो पुलिस को पावर देता है वो किसी भी जगह की सर्च कर सकती है और कोर्ट ये तभी इशू कर सकती है जब उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हो। सर्च वारंट किस लॉ के अंडर इशू होता है? तो सेक्शन 96, 97, 98 और 100 के अंडर इशू किया जाता है BNSS। और जो रूल्स अरेस्ट वारंट के लिए अप्लाई होते हैं वो हैं 32, 72, 74, 76, 79, 80, 81। वही सर्च वारंट्स पर भी लागू किए जाते हैं। तो यही है 102। अब आते हैं 103 पर, पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। ओके, अगर मानो कोई जगह बंद है और उसके लिए पुलिस सर्च वारंट लेकर आई है तो उस जगह का सर्च कैसे होता है, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। फर्स्ट, पुलिस को वारंट दिखाना ज़रूरी होता है। जिस इंसान के पास जगह की चाबी है, वहाँ का जो भी सिक्योरिटी गार्ड है या जो भी इंसान है जिसके पास चाबी है, उसको पुलिस की एंट्री अलाउ करनी होती है। और अगर कोई रिफ्यूज़ल करता है तो पुलिस ज़बरदस्ती भी एंटर कर सकती है अंडर सेक्शन 44 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। अब पर्सनल सर्च के रूल्स क्या हैं? मतलब किसी इंसान को सर्च करना है, बॉडी सर्च। तो अगर किसी पर शक है कि वो कुछ छुपा रहा है तो पुलिस उसका पर्सनल सर्च कर सकती है। अगर सर्च किसी औरत का है तो वो एक विमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा होगा और वहाँ पर एक डिसेंसी मेंटेन की जाएगी। अब इंडिपेंडेंट विटनेस का होना ज़रूरी होता है क्या? अब सर्च के टाइम पर कम से कम 2 इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेबल लोगों को बुलाया जाता है सर्च के विटनेस बनने के लिए। जो भी सोसाइटी के आसपास के लोकल लोग होते हैं, किसी भी 2 लोगों को उठा लिया जाएगा, विटनेस बना दिया जाएगा और पुलिस उनसे राइटिंग में ऑर्डर दे सकती है कि विटनेस वो बने। सर्च की पूरी लिस्ट बनाई जाती है, जो विटनेस साइन करते हैं वहाँ पर जो भी चीज़ मिली वो पूरी लिस्ट बनाएगी और फिर वहाँ पर विटनेस 2 साइन करेंगे। अब मानो कोई भी विटनेस नहीं मिलता, ऐसी जगह है कि वहाँ पर कोई लोग ही नहीं है, तो किसी और एरिया के 2 लोग बुलाए जाएंगे और उनको विटनेस बनाया जाएगा। लेकिन उन विटनेसेस को कोर्ट में जाने की मजबूरी नहीं होती है जब तक स्पेशली सम्मन की ना किया जाए। ये नहीं उनको, मतलब पुलिस उनको कोर्ट में नहीं बुलाएगी, ठीक है। ये था 2 लोगों को गवाह बनाने का ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट इसमें है, ओनर को सर्च के टाइम वहाँ रहना का राइट है या नहीं। तो जिस जगह की बेसिकली सर्च किया जा रहा है उस जगह का जो भी ओनर है या उसका कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ पर प्रेजेंट रह सकता है, खड़ा रह सकता है। और उसके बाद उस ओनर को वो पूरी लिस्ट दे दी जाती है जो वहाँ के विटनेस ने उसको साइन करा होता है। पुलिस जो लिस्ट बनाती है कि यहाँ पर ये चीज़ मिली, विटनेस साइन करता है, फिर वो लिस्ट ओनर को दे दी जाती है। अगर किसी इंसान, ठीक है, या पर्सनल सर्च होता है तो उसको भी उसकी लिस्ट दे दी जाती है जो भी उसका वहाँ पे मालिक होता है। और इसमें लिखा है
अब मानो कोई अगर विटनेस बनने से मना कर देता है तो क्या होता है? अब उस एरिया में कोई भी इंसान विटनेस नहीं बनना चाहता, मानो पुलिस ऑर्डर राइटिंग में देती है कि आपको विटनेस बनना है, वो नहीं बनता, तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 222 BNS के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। अगर पुलिस किसी को बोल रही है कि आप विटनेस बन जाओ और वो नहीं बनता तो अंडर 222 ऑफ BNS उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लिया जाएगा। यही हमारा 8 सबसेक्शन बात कर रहा है ऑफ 103। सो यही था हमारे 103 सेक्शन में। अब सेक्शन 104 बात कर रहे हैं, मानो अगर पुलिस एक जगह का सर्च वारंट एग्जीक्यूट करती है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, तो वहाँ की चीज़ें जो मिलती हैं उनका क्या होता है? उनका क्या होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। जब सर्च वारंट बाहर की जगह पर एग्जीक्यूट हो, तो अगर पुलिस अपने एरिया के बाहर किसी जगह सर्च वारंट एग्जीक्यूट करती है और वहाँ कुछ चीज़ें उसको मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें और एक लिस्ट प्रिपेयर करके वापस उस कोर्ट के सामने ले जानी होती हैं जिसने वारंट इशू किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ बताइए, अगर मानो जिस एरिया में सर्च किया गया है वो किसी और मैजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन के ज़्यादा पास है, तो वो वहाँ पर भी ले जाया जा सकता है और फिर वो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि वो जो चीज़ें हैं वो वहाँ रखी जाएंगी या फिर ओरिजिनल कोर्ट में जाएंगी जिसने वारंट इशू किया है। अब ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? सर्च वारंट एक स्पेसिफिक कोर्ट इशू करती है, तो सर्च के बाद सब कुछ उसी कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर कोई और मैजिस्ट्रेट जोग्राफिकली ज़्यादा क्लोज्ड है, ठीक है, तो प्रोसेस ज़्यादा जल्दी होगा, एफिशिएंसी होगा, इस वजह से उसको अथॉरिटी मिलती है। अब इसमें एक चीज़ और है, मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि कौन कौन सी चीज़ें उसी कोर्ट में रखी जाए, कौन सी चीज़ें ओरिजिनल कोर्ट में भेजी जाएँ। तो यही है 104, डिस्पोजल कैसे होता है उन चीज़ों का जो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। अब डी बात कर रहे हैं मिसलेनियस की, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो इसमें यहाँ से डी पार्ट स्टार्ट होता है मिसलेनियस, ये 110 तक है। सो 105 की बात करते हैं। अगर मानो सर्च एंड सीजर का डिजिटल एविडेंस कैसे क्या होता है, ठीक है, कैसे रखा जाता है, तो आज के डिजिटल ज़माने में जो पुलिस सर्चेस को रिकॉर्ड करना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। जब आपने देखा होगा पुलिस सर्च करती है तो फ़ोन में वीडियो बनाती है, तो वो क्यों बनाती है? सो सर्च एंड सीजर का डिजिटल रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? तो अगर पुलिस किसी जगह सर्च करती है या किसी प्रॉपर्टी या फिर आर्टिकल या किसी भी चीज़ को सीज करती है, तो पूरे प्रोसेस का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है और इसको प्रेफरेबली मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया जाएगा। इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है और ऐसे लिखने का इनका एक ही पॉइंट है, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास होती है। मतलब पूरा कैमरा वगैरह से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से रिकॉर्ड करेंगे जो भी चीज़ कर रहे हैं, ताकि पुलिस वाले बहाना न ले सके हमारे पास ये नहीं था वो नहीं था। फ़ोन हर किसी के पास होता है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे आप। फिर इसमें एक चीज़ लिखी है, सर्च में जो भी चीज़ें मिलती हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और वहाँ पे विटनेस से साइन किया जाएगा और ये रिकॉर्डिंग बिना देरी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, SDM या फिर जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास भेजनी होती है, इसलिए वो रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, पुलिस की सर्च और सीजर फेयर और एक लीगली जस्टिफाइड है, इलीगल सर्च या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं कर सकती पुलिस, और एविडेंस की प्रोटेक्शन रहती है कि क्या चीज़ सर्च की गई, कितनी मिली, एक एविडेंस की प्रोटेक्शन है इस तरीके से। सो यही है, इसलिए रिकॉर्ड करना ज़रूरी है थ्रू मोबाइल फ़ोन। अब अगले पे आते हैं, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। अब पुलिस कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, ठीक है। पुलिस प्रॉपर्टी को कब सीज कर सकती है, पहले तो इसकी बात करते हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जो चोरी की है या फिर पुलिस ऑफिसर को शक हो तो कर सकती है सीज। अगर प्रॉपर्टी ऐसे कंडीशंस में मिले जो किसी क्राइम में इंडिकेशन, मतलब क्राइम का वो संकेत दे रही है कि हो सकता है कोई क्राइम हुआ हो, तभी ये प्रॉपर्टी है इसके पास, तब सीज कर सकती है। सो बात करते हैं सीजर का प्रोसेस क्या है। तो अगर पुलिस ऑफिसर किसी स्टेशन इंचार्ज से जूनियर है तो वो सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करेगा और सीजर का जो रिपोर्ट है वो तुरंत ज्यूरिसडिक्शन वाले मैजिस्ट्रेट को दिया जाएगा कि मानो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कोर्ट तक ले जाना मुश्किल है या फिर पुलिस कस्टडी में रखना ज़रूरी नहीं है, तो एक पर्सन को कस्टडी दी जा सकती है, उससे बॉन्ड साइन करा लिया जाता है कि जब कोर्ट कहेगी तब वो प्रॉपर्टी आपको वापस करे, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी जल्दी ख़राब होने वाली है और वैल्यू 500 रुपये से कम है तो पुलिस उसका ऑक्शन कर सकती है और वो जो ऑक्शन किया जाएगा वो ऑर्डर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के से ही किया जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 503 एंड 504 उस पर अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। सो यही हमारा सेक्शन बात कर रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं 107, अटैचमेंट, फॉरफीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी।
सो ये बात कर रहे हैं अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्राइम से जुड़ी है तो उसका क्या होता है। पुलिस प्रॉपर्टी को अटैच कब कर सकती है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर उसको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी किसी क्राइम का रिजल्ट है या फिर वो क्राइम से जुड़ी हुई है तो उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर का अप्रूवल से कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे सकता है। अब मैजिस्ट्रेट या कोर्ट डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी अटैच करनी चाहिए या फिर नहीं। अब अटैचमेंट का प्रोसेस क्या होता है, तो कोर्ट अगर समझता है कि प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो वो नोटिस इशू करेगा और 14 दिन का टाइम दिया जाएगा ताकि प्रॉपर्टी ओनर अपनी भी साइड रख सके, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा जाए, सुना जाए। अगर ओनर कोई जवाब नहीं दे रहा तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकता है और कुछ केसेस में बिना नोटिस दिए भी कोर्ट डायरेक्ट अटैचमेंट ऑर्डर दे सकता है अगर नोटिस से इन्वेस्टिगेशन का इम्पैक्ट हो सकता है। अगर उसको लगता है कि अगर मैं नोटिस भेजूंगा तो इन्वेस्टिगेशन पे कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है तो वो इशू कर देगा डायरेक्ट अटैचमेंट। एंड अब प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कैसे होता है उसको समझते हैं। अगर प्रॉपर्टी क्राइम से जुड़ी हुई है या फिर तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट या फिर मैजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर देगा कि विक्टिम्स को कंपनसेट किया जाए। डीएम 60 डेज के अंदर अफेक्टेड लोगों को प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अगर मानो कोई क्लेमेंट नहीं मिलता या कुछ सरप्लस अमाउंट बचता है तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, फॉरफीचर हो जाती है। यही बात की गई है इसमें। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि 60 डेज के अंदर डीएम उस प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट कर देता है अफेक्टेड लोगों में। अब 108 बात करता है मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। सो क्या एक मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू करने के साथ वो वहां पर खड़ा रह सकता है, सो वो वहां पर उसको देख सकता है या फिर नहीं। तो मैजिस्ट्रेट की सर्च करने की पावर इसमें बताई गई है। अगर मैजिस्ट्रेट किसी जगह का सर्च वारंट इशू करने का राइट रखता है, उसका अधिकार है, तो वो अपनी प्रेजेंस में सर्च भी करवा सकता है और ये इंश्योर करता है कि सर्च फेयर हो। और सर्च ऑर्डर तभी दिया जाता है जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रेजेंस में सर्च होने से इन्वेस्टिगेशन और इफेक्टिव होती है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज समझ लेते हैं। अब मान लो किसी सेंसिटिव केस में सर्च हो रहा है तो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस एक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। अब 109 बात करता है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एसेट्रा प्रोड्यूस्ड। सो कोर्ट की पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्या कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट या चीज़ को अपने पास रख सकती है। तो पहले बात करते हैं इसमें इम्पाउंड का क्या मतलब होता है। इम्पाउंड का मतलब होता है कि किसी डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट को सीज, जब्त करना या रोक लेना। ठीक है, ये तब होता है जब कोर्ट को लगता है कि किसी डॉक्यूमेंट टेम्पररी अपने पास रखना ज़रूरी है। इम्पाउंड मतलब बेसिकली किसी चीज़ को जब्त कर लेना या सीज कर लेना। अब बात करते हैं कोर्ट इम्पाउंड कब कर सकती है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट किसी ट्रायल, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में इंपॉर्टेंट है तब कर सकती। अगर उस डॉक्यूमेंट का मिसयूज होने का डर है तब कर सकती है। अगर एविडेंस प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है तो कोर्ट डॉक्यूमेंट अपने पास रख सकती है। सो अब आते हैं लास्ट सेक्शन पर 110 पर, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। सो क्या एक कंट्री में या स्टेट का कोर्ट दूसरे देश या स्टेट के अक्यूज को समन या अरेस्ट वारंट भेज सकता है? तो हाँ, क्रिमिनल केसेस में कोर्ट के बीच म्यूचुअल कॉपरेशन के रूल्स होते हैं जिसे हम रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब एक कोर्ट किसी और स्टेट या कंट्री के किसी इंसान को समन, वारंट या सर्च वारंट भेजती है तो उस प्रोसेस को रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कहते हैं। इसके 2 टाइप्स बता रखे हैं, 2 तरीके हैं बेसिकली अरेंजमेंट्स करने के। इंडिया के अंडर तो फिर उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट कॉपरेशन, और इंडिया और दूसरे देश के बीच उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब इंडिया कोर्ट्स इंटर स्टेट समन्स और वारंट कैसे भेज सकती है, पहले उसको समझते हैं। अगर एक कोर्ट चाहता है कि किसी और स्टेट या एरिया में समन्स या वारंट सर्व हो तो पहली बात क्या करेगा, वो डुप्लीकेट कॉपी पोस्ट या किसी और भी तरीके से स्टेट के कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भेज सकता है। अब वहाँ का कोर्ट उस सम्मन या वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी उसके जैसे कि उसके जुरिस्डिक्शन में इशू किया गया हो वो ऐसे ही उसको ट्रीट करेगा। अगर सम्मन एग्जीक्यूट हो जाता है तो सेक्शन 70 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दिल्ली का कोर्ट किसी मुंबई के कोर्ट में समन्स भेजना चाहता है
तो वो मुंबई के कॉम्पिटेंट कोर्ट को भेज सकता है और वहाँ का कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, जैसे कि उसके खुद के जुरिस्डिक्शन में ही वो एग्जीक्यूट किया गया हो, इस तरीके से। अगला समझते हैं इंटरनेशनल लीगल असिस्टेंस, यानी इंडिया और दूसरे कंट्री के बीच में अगर कोई समन्स या वारंट भेजने हैं तो इसका प्रोसेस इन्होंने बताया। अगर किसी अक्यूज्ड या विटनेस को समन, अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट भेजना है किसी दूसरी कंट्री में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ किए गए लीगल एग्रीमेंट्स को फॉलो किया जाता है। बेसिकली समन या वारंट डुप्लीकेट कॉपी में भेजा जाता है और ऑथराइज्ड अथॉरिटी के थ्रू ट्रांसमिट होता है। वो डायरेक्ट कोर्ट टू कोर्ट नहीं होता, इसमें ऑथराइज्ड अथॉरिटी बीच में आती है, फिर होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि किस कोर्ट या जज को ये भेजना है। अब ये तो भेजने की बात की गई। अब मानो कोई और स्टेट, मतलब कोई और कंट्री इंडिया में भेजती है तो कैसे प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं। मानो इंडिया का दूसरे स्टेट देश से समन्स और वारंट्स मिलने पर अब क्या होता है। तो अगर एक इंडियन कोर्ट किसी और इंडियन स्टेट या फॉरेन कंट्री का समन या वारंट रिसीव करता है तो क्या होता है, उस कोर्ट को अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे कि एक डोमेस्टिक केस हो और अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट होने पर सेक्शन नंबर 82, 83 की प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। सर्च वारंट एग्जीक्यूट होने पर सेक्शन 104 के अंडर चीज़ें मैनेज होती हैं। और अगर समन से वारंट किसी फॉरेन कंट्री से आया है तो डॉक्यूमेंट्स और सीज्ड आइटम सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड अथॉरिटी के थ्रू भेजे जाते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या सीखने को मिलता है, अगर किसी कोर्ट को दूसरे स्टेट या कंट्री में समन्स या वारंट भेजना है तो उसके लिए एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और इंटरस्टेट केसेस में क्या होता है, कोर्ट एक दूसरे से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जबकि इंटरनेशनल केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आ जाता है बीच में। अब अगर एक इंडियन कोर्ट दूसरे स्टेट का, दूसरी कंट्री का समन्स या वारंट रिसीव करता है तो उसे अपने जुरिस्डिक्शन में एग्जीक्यूट करना होता है। यही था इस पूरे सेक्शन का कंक्लूजन। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर 7 समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑन इट। एंड अगर आपको मेरे नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल हेल्प यू। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वरना जाने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।